हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारतीय संविधान का भाग 14 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी को भारत में योग्यता व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखते हैं, तब इसके अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है? भाग 14 से है। भाग 14 का जो लेटर है वह कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसमें संघ भी आ जाते हैं और राज्य भी आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है भाग 14 का? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। मेरे साथियों, भाग 14 में 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में आपका है सेवाएं और इसका जो संबंध है वह अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक है। इन 308 से लेकर 314 में सबसे जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 312 और इसमें है अखिल भारतीय सेवा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक पेपर की दृष्टि से। दूसरा अध्याय देखते हैं। दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरा मेरे साथियों अध्याय है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में मेरे साथियों संघ लोक सेवा आयोग भी शामिल होता है, राज्य लोक सेवा आयोग भी शामिल होता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी शामिल होता है। तो इसमें 3 आयोगों को शामिल किया गया है जो आज हम पढ़ेंगे। मेरे साथियों, लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। पहले लिख लेते हैं कुछ जो मोटा मोटा खाका है। तो अध्याय 2 को पढ़ना है। आज हम अध्याय 1 को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कम पूछता है। लोक सेवा आयोग से प्रश्न आते हैं पेपरों में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जान लेते हैं। मेरे साथियों, यदि कोई पूछे आपसे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों में से जिनका कब्र भारत में है। और भारत के किस ज़िले में? तो गाजीपुर ज़िले में। और वह गाजीपुर एक दिल्ली में भी है और गाजीपुर एक उत्तर प्रदेश में भी है। गाजीपुर है साथियों। और गाजीपुर आपका वीरों की धरती कहलाता है, लाहौरी काशी कहलाता है। काशी यानी बनारस के नज़दीक जो आपका गाजीपुर है उसकी बात किया जा रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और मेरे साथियों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यह जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। तो कुछ आइए पॉइंट को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, सिविल सेवा के जनक। सिविल सेवा के जनक, सेवा के जनक यदि आपसे कोई पूछता है, या आपके जो थाना है उसके भी जनक हैं, कई सारे जनक हैं लेकिन जो यहाँ पे काम की चीज़ है उसको जानते हैं। तो सिविल सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको याद रखिए। अब दूसरा देखिएगा, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा पॉइंट, सिविल सेवा दिवस, सेवा दिवस
यह मनाया जाता है मेरे साथियों 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को एक पॉइंट और लिखिएगा। भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। इनको भी लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये 3 पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। सिविल सेवा के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। ठीक है मेरे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग को भारत में योग्यता व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। यह पॉइंट लिख लीजिए, तब इसके अनुच्छेदों पे चलते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। यूपीएससी को भारत में योग्यता व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। अब चलते हैं अनुच्छेद 315 पे, जो अध्याय 2 का पहला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 315 उस पे। अनुच्छेद 315 में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। अन्य कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। अन्य कितने होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कई बार पूछता है कि अन्य कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, प्रधानमंत्री करता है, या कई सारे ऑप्शन दे सकता है। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिखिएगा अनुच्छेद 315 को। लिखिएगा के अनुसार, अनुच्छेद 315 के अनुसार यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य होंगे। लिखिएगा अन्य सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, करेगा। तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होंगे। अन्य कितने भी सदस्य हो सकते हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति कह देंगे कि भारत के सभी लोग यूपीएससी के सदस्य होंगे, चाहे कोई जानता है चाहे नहीं जानता है। यदि राष्ट्रपति कह दे कि भारत के सभी लोग यूपीएससी के सदस्य होंगे, तो हम भी सदस्य हो जाएंगे, आप भी सदस्य हो जाएंगे, माता पिता भी सदस्य आपके हो जाएंगे, हमारे माता पिता भी सदस्य हो जाएंगे, आपके महिला मित्र के भी माता पिता और महिला खुद ही सदस्य हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति यह निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो मंत्री परिषद के सलाह के बिना नहीं करेगा।
तो सभी सलाह इसका मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री बोल देंगे वही राष्ट्रपति भी करते हैं। तो हमारे आज के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी द्रौपदी मुर्मू जी से कह दें कि भारत के प्रत्येक लोग को यूपीएससी का सदस्य बना दीजिए, तो हम लोग भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 315। अब चलते हैं अनुच्छेद 316 की तरफ। अनुच्छेद 316, और इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें बताया गई है, पहला नियुक्ति और दूसरा कार्यकाल। तो पहले नियुक्ति को देख लेते हैं। मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति में 3 पॉइंट एकदम ध्यान में होना चाहिए। आइए लिखिएगा, इसको लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य एवं सदस्य की नियुक्ति, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट इसी में, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष, के अध्यक्ष एवं सदस्य, एवं सदस्य की नियुक्ति, की नियुक्ति, नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल करता है, करता है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 राज्यों को मिलाकर यदि कोई आयोग बनता है तो उसको हम संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, के अध्यक्ष एवं सदस्य, एवं सदस्य, सदस्य की नियुक्ति, की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति में ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं कार्यकाल की तरफ, हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्यकाल, कार्यकाल, और इसका भी संबंध 316 से ही है। ठीक है, तो नियुक्ति और कार्यकाल का संबंध किससे है? 316 से। मेरे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले पूरा है उसके हिसाब से वह अपने पद से हट जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, लिखिएगा। संघ, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग के
अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल देख लीजिएगा, लिखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, दूसरा देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इनका कार्यकाल देखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। एक और आयोग का कार्यकाल देखिए, जैसे हम बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, लिखिएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल देखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो। मेरे साथियों, अनुच्छेद 316 का जो लेटर है वह हम जान चुके हैं। पहला है नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल देख लीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो अनुच्छेद का पूरा लेटर यही है। अब चलते हैं अनुच्छेद 317 की तरफ। मेरे साथियों, अनुच्छेद 317 में पद मुक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की पदमुक्ति, और पदमुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिसके कुछ निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला देखिएगा, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है तब राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पदमुक्त कर सकता है। दूसरा, यदि अपने पद पे रहते हुए अन्य कोई लाभकारी पद ग्रहण कर ले तब भी राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पदमुक्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट, शारीरिक या मानसिक शिथिलता के कारण पद के दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तब भी राष्ट्रपति हटा सकता है। और चौथा है मेरे साथियों, साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब होता है कि पद पे रहते हुए कुछ ऐसा कार्य करना जो पद के गरिमा के खिलाफ हो, वैसे कार्य को साबित कदाचार कहते हैं। मान लीजिए यूपीएससी के अध्यक्ष अभी जो हैं वर्तमान में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो उनके पद के गरिमा के खिलाफ है, तो उनको साबित कदाचार के तहत हटाया जा सकता है। इसके तहत क्या होता है, तो न्यायालय एक समिति बैठाती है। समिति क्या करती है? जांच करती है, तथ्यों को इकट्ठा करती है, और तथ्य सही होता है तो राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इनको हटा दीजिए, और न्यायालय का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो न्यायालय यदि सलाह दे दी कि लोकसभा के अध्यक्ष गलत कार्य किए हैं, पद के गरिमा के खिलाफ कार्य किए हैं और इनको हटाना है, तो राष्ट्रपति यह नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि न्यायालय का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो आइए
अनुच्छेद 317 के लेटर को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, पहले हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 317 पद मुक्ति। पद मुक्ति लिखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर पदमुक्त कर सकता है। मुक्त कर सकता है। अब आइए वो आधार जान लेते हैं कि कौन कौन से वह आधार हैं। पहला, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, ये पहला आधार है। दूसरा, यदि अपने पद के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण कर ले। तीसरा आधार, शारीरिक या मानसिक शिथिलता के कारण पद के दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो। यह तीसरा आधार है। चौथा आधार, साबित कदाचार लिखेगा। इस आधार पर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई जांच और तथ्यों के आधार पर पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानने के लिए बाध्य है।
सलाह मानने के लिए बाध्य है। आइए इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। साबित कदाचार का क्या अर्थ होता है मेरे साथियों? साबित कदाचार का अर्थ होता है कि आप अपने पद पे रहते हुए कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो पद के गरिमा के खिलाफ हो, उसे बोलते हैं साबित कदाचार। इस स्थिति में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जांच करती है कि जो यह पद के गरिमा का उल्लंघन किए हैं क्या यह सही है या गलत है। यदि सही पाया जाता है, जांच में क्या है, सही पाया जाता है। देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई जांच, तो जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और तथ्यों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। यदि तथ्य सही है कि ये पद के गरिमा का उल्लंघन किए हैं तो इनको पद से हटाया जाएगा। और हटाया कैसे जाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि यह सही बात है कि यह जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं एवं सदस्य हैं, यह पद के गरिमा के खिलाफ कोई कार्य किए हैं, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, जो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनको हटा देगा। यह नहीं कहेगा कि मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्य है, बाध्यकारी है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 318 की तरफ, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 318 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को मिलने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन का प्रावधान किया गया है। इन्हें वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। तो आइए अनुच्छेद 318 के लेटर को लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318 और लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 318 में मेरे साथियों वेतन, भत्ता और पेंशन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को मिलने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 318। और इन्हें वेतन, भत्ता और पेंशन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 319 की तरफ। अनुच्छेद 319 में कहता है कि अवकाश प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इस लेटर को लिखते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा अनुच्छेद 319
इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, लिखिएगा। अवकाश प्राप्ति के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद, प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष, के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्य, एवं सदस्य लाभ का पद, लाभ का पद, पद ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें भी, वह कंडीशन क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, इस अनुच्छेद के तहत यह भी कहता है कि जो एक बार यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया है उसे दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी का सदस्य है, केवल सदस्य बना है, उसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति का पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकता है। जो क्या है, लोकसभा का, संघ लोक सेवा आयोग का क्या बन गया है, अध्यक्ष बन गया है, उसे दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सदस्यों के लिए कुछ कंडीशन लगा के पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग में 3 हो जाएंगे, पहला संघ लोक सेवा, दूसरा राज्य लोक सेवा, तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसे? यूपीएससी के सदस्य को। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। लेकिन देखिए यही कंडीशन है, लेकिन अन्य सदस्य मतलब यूपीएससी के सदस्य, अन्य सदस्य को यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक, स्टेट पीसीएस की बात कर रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यह बात को ध्यान में रखिएगा। यह अनुच्छेद 319 का लेटर है। अब चलते हैं अनुच्छेद 320 की तरफ। और अनुच्छेद 320 में यूपीएससी के कार्य और शक्तियां हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यूपीएससी के कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 320 कार्य एवं शक्तियां। मेरे साथियों, यूपीएससी एक सलाहकारी या परामर्शदात्री संस्था है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति यदि मानना चाहता है तो मानेगा, नहीं मानना चाहता है तो नहीं मानेगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी कहा जाता है
कि अखिल भारतीय सेवा, जो अनुच्छेद 312 का प्रावधान किया गया है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा जिसमें आईएएस आ जाते हैं, आईपीएस आ जाते हैं, आईएफएस आ जाते हैं, अखिल भारतीय सेवा इसे ही कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के उच्च उच्च पदों पर, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाना, साक्षात्कार का आयोजन करवाना तथा इसके आधार पर नियुक्ति की सिफारिश करना, यह किसका कार्य है? यूपीएससी का। दूसरा पॉइंट जानने का प्रयास करिए। राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती का प्रावधान करवाना, यानी संयुक्त भर्ती करवाना, यह कौन करवाएगा? संघ लोक सेवा आयोग करेगा। तथा मेरे साथियों, लोक सेवा आयोग के विभिन्न मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन देता है? तो संघ लोक सेवा आयोग देता है। ये 3 पॉइंट यदि अनुच्छेद 320 में याद है तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, यूपीएससी एक परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था है। यूपीएससी का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अखिल भारतीय सेवा, इसी में आईएएस आ जाते हैं, आईपीएस आ जाते हैं, आईएफएस आ जाते हैं, और भी सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट लिखिएगा, और केंद्रीय सेवा के उच्च पदों पर, केंद्रीय सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, यूपीएससी करवाती है ना। जो आपका मई में पेपर होगा या कौन करवाएगा? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी करवाएगी। परीक्षाओं का आयोजन करवाना। दूसरा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाना, साक्षात्कार का आयोजन करवाना तथा इसके आधार पर नियुक्ति की सिफारिश करना। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा,
लोक सेवाओं, लोक सेवकों से कर लीजिएगा, सेवाओं से नहीं, सेवकों, लोक सेवकों से संबंधित, से संबंधित विभिन्न मामलों में, विभिन्न मामलों में, मामलों में राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सलाह देना, सलाह देना। तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे यूपीएससी राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य भी करता है। कौन? लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, आयोग होता है, वह करता है। तो यह है कार्य एवं शक्तियाँ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका लाइन यही है कि यह कैसी संस्था है, तो परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था है। इसका सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 321 की तरफ। अनुच्छेद 321 में कहता है कि संसद संघ लोक सेवा आयोग को और शक्तियां प्रदान कर सकता है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति में विस्तार करने का जो अधिकार है वह केवल संसद को दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 321 के तहत। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। छोटा सा अनुच्छेद है, कभी पूछेगा तो नहीं यह, लेकिन जानते रहिए। लिखिएगा, संसद यूपीएससी की शक्ति में विस्तार कर सकता है, विस्तार कर सकता है, कर सकता है। और करने का अधिकार बस केवल संसद ही को है। ठीक है, यूपीएससी की शक्ति में और कितना शक्ति दिया जाएगा, यह केवल संसद को दिया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 322 की तरफ। 322 में क्या है? तो 322 में कहता है कि यूपीएससी के सभी खर्चे भारत के संचित निधि से भारित होगा। मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चे भारत के संचित निधि से दिया जाएगा और राज्य लोक सेवा आयोग के सभी खर्चे राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। तो 2 पॉइंट है, आइए लिख लेते हैं। अनुच्छेद 322 लिखिएगा, यूपीएससी के सभी खर्च भारत के संचित निधि पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, राज्य लोक सेवा आयोग के सभी खर्च राज्य के संचित निधि पर भारित होगा, राज्य के संचित निधि पर भारित होगा। अब चलते हैं यूपीएससी में लास्ट अनुच्छेद पे, 323। इसमें क्या है? तो इसमें कहता है मेरे साथियों कि 1 वर्ष का रिपोर्ट यूपीएससी राष्ट्रपति को देगा और वह रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। यूपीएससी जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट में यूपीएससी सरकार से मांग करता है। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह किस मांग को स्वीकार किया है और किस मांग को अस्वीकार किया है, इसका लिखित विवरण देना पड़ता है। जिस मांग को मेरे साथियों अस्वीकार किया गया है
उसका कारण भी बताना पड़ता है कि हम इस मांग को इसलिए नहीं स्वीकार किए हैं और इस मांग को क्यों स्वीकार किए हैं। इस पर संसद में बहस होती है। तो आइए इस जो लेटर है लिख लेते हैं और फिर दोबारा भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिएगा, यूपीएससी अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति यूपीएससी का प्रतिवेदन संसद के समक्ष विचार के लिए रखता है, रखता है। तीसरा पॉइंट, सरकार को लिखित रूप में यह बताना पड़ता है कि किन मांगों को स्वीकार किया गया है और किसे अस्वीकार मांगों के लिए अस्वीकार या ऐसे लिख लीजिएगा, अस्वीकार का सरकार को कारण बताना पड़ता है, सरकार को कारण बताना पड़ता है। संसद में इस पर बहस होती है। तो मेरे साथियों, एक वर्ष में प्रतिवेदन या रिपोर्ट यूपीएससी राष्ट्रपति को देता है और वही रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। तो जो रिपोर्ट होता है उसमें यूपीएससी कुछ मांग की रहती है, सरकार से कुछ भी मांग कर सकती है। तो सरकार किस मांग को स्वीकार किया है और किस मांग को अस्वीकार किया है, और जिस मांग को स्वीकार किया है वह तो ठीक है, और जिस मांग को अस्वीकार किया गया है तो क्यों अस्वीकार किया गया है, सरकार क्यों अस्वीकार की उस मांग को, सरकार को कारण बताना पड़ता है और उस कारण पे संसद में बहस होती है। तो मेरे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज पढ़ लिए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।